हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड खुशी खुशी होंगे, है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स टॉपिक। ठीक है, कुछ पार्ट हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बाकी के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, so, without any further delay, let's get started. All of you, please take out your notebook so that you can note down the important points. ठीक है? तो let's start today's class. All right. So, ये देखो यहाँ पे एक गर्ल है और ये क्या पूछ रही है? She is asking what are the different states of matter. In the last class we already discussed about what is matter, है ना? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. You can check out that video. ओके, तो ये पूछ रही है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स, क्या क्या होते हैं डिफरेंट स्टेट्स? तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन डिफरेंट स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो सॉलिड में देखो, जैसे कोई भी हार्ड चीज अगर हम टच कर रहे हैं, वो क्या है? सॉलिड है। ये पेन, इट इज अ सॉलिड थिंग। पेंसिल है, टोपी है, बेड है, फर्नीचर है, ठीक है, स्केटबोर्ड, टेबल है, एप्पल है। ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सॉलिड। ओके, लिक्विड्स में आ जाते हैं, जैसे पानी है, मिल्क है, टी है, कोल्ड ड्रिंक है, हॉट चॉकलेट है, कॉफी है, कोई भी चीज, रेन वाटर है, ये सारी चीजें लिक्विड्स में आती है। गैसेस में क्या आ जाते हैं? मेनली जो गैशियस थिंग्स है, जैसे कि एयर है, ऑक्सीजन आ गया, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, हवा चल रही है तो वो भी क्या है? वो गैस है। ठीक है, फॉग, दैट इज ऑल्सो गैस। ठीक है, विंड है, स्टीम है, ये सब आते हैं गैसेस में। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीजें आप हम रट्टा तो नहीं मार सकते, है ना? कि बिकॉज देर आर सो मेनी मैटर्स सराउंडिंग अस, तो हम कैसे रट्टा मारे कि क्या चीज सॉलिड है, क्या चीज लिक्विड है? तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए there is a solution. ठीक है, so this girl is asking how to identify that something is solid, liquid or gas. हम identify कैसे करें? हम सारे examples को याद तो नहीं रख सकते, है ना? हम identify कैसे करें? तो बेसिकली इन सब के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के एंड गैसेस के. दे हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. Okay, so you can take a note of this, all of you, and please do understand this before noting. Okay, so properties में shape and volume आता है एक तो. ठीक है, तो सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है. ठीक है, जैसे ये मेरा पेन है, इसका एक फिक्स्ड शेप है. ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा पेन आज तो ऐसा है, कल सुबह उठ के गोल हो जाएगा, परसों दिन कुछ रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा, है ना? अगर मेरा फोन है, इसका भी एक प्रॉपर शेप है. जो शेप है ये हमेशा यही रहेगा जब तक कि हम इसको तोड़ ना दे, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इट दिस इज द फिक्स्ड शेप. ठीक है, अनफिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है इसका. ठीक है, तो सॉलिड जितने भी चीजें होंगी उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल if I take the example of this water bottle, तो water bottle is solid, it has a fixed shape, इसका एक प्रॉपर शेप है. ठीक है, कल सुबह उठ के ये दूसरे शेप का नहीं हो जाएगा, है ना? और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, क्योंकि ये 1 लीटर का पानी इसमें आ सकता है. ओके, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, तो लिक्विड को आप किसी भी बर्तन में रखोगे, किसी भी कंटेनर में रखोगे, वो उसी का शेप ले लेता है. जैसे इस वाटर बॉटल में ही अगर मैंने पानी रखा हुआ है तो ये इसके शेप का इसमें आ गया. ठीक है, अगर इसको मैं किसी थाली में रखूंगी तो वो स्प्रेड हो जाएगा पानी, है ना? तो उसी शेप का ले लेगा, उसी कंटेनर का हो जाएगा. अगर जमीन में हम फेंक देंगे इस पानी को तो वो जमीन में पूरा ऐसे फैल जाएगा, है ना? बिकॉज लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब ये कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लीटर का पानी है तो वो 1 लीटर का ही पानी होगा, है ना? वो 2 लीटर का नहीं हो जाएगा, या फिर ½ लीटर का भी नहीं हो जाएगा. तो वो क्या है? वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ठीक है, इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस का कोई शेप भी नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता.
ठीक है। तो गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, बिकॉज उसको आप कहीं पे भी रखोगे, किसी भी कोई भी गैस है, एयर है, रूम में रखोगे, आपके रूम में है, या फिर इसके कंटेनर में हम रखेंगे किसी कंटेनर में, तो उसी शेप का हो जाएगा। मतलब देयर इज नो डेफिनेट शेप, द पार्टिकल्स आर स्पेशली मूविंग रैंडमली। ठीक है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दे आर मूविंग रैंडमली एंड इट डू नॉट हैव वॉल्यूम ऑल्सो। जिस कंटेनर में रखेंगे, जहां पे रखेंगे, उसी का वॉल्यूम में वो फैल जाएगा। ठीक है। सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, द एनर्जी इट इज द लोएस्ट। ओके, द पार्टिकल्स जो है दे हैव लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स आर टुगेदर। ठीक है, वो एक ही जगह में टिके हुए हैं, भाग नहीं रहे। तो आप खुद बताओ ना, अगर आप में एनर्जी आ जाएगी तो क्या करोगे? उछल कूद करोगे, है ना, भागोगे, यस, मस्ती करे, है ना। अगर हम में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, अगर हम हमारे पास कम एनर्जी होगी, तो हम क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, राइट। लेजी से पड़े रहेंगे बेड पे, राइट। तो ऐसे ही सॉलिड के केस में है। सॉलिड में कम एनर्जी है, तो पार्टिकल्स आर एट वन प्लेस ओनली, सो दैट्स व्हाई दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ठीक है, क्योंकि उनका कम एनर्जी है। बट गैसेस का देखो, गैसेस में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तभी तो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स है, वो सब इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, तभी उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। लिक्विड का मीडियम केस है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी अगर देखा जाए, कंप्रेसिबिलिटी मींस हाउ मच वी कैन कंप्रेस दिस। ओके, तो सॉलिड इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, okay, because the interparticular space is also very less. You can see here the interparticular space जो होता है solid के केस में, वो होता है काफी कम, तो इसलिए कंप्रेस भी करना हो जाता है डिफिकल्ट। ठीक है। गैसेस के केस में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको कंप्रेस करना भी हो जाता है इजी, क्योंकि स्पेस है, तो पार्टिकल्स को हम जितना मर्जी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकुलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू गैस कम होता है, एंड इसको नियरली इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस द लिक्विड। We can compress it on a specific situations, but nearly it is difficult to compress it. ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, इसमें क्लोजली अरेंज, दे आर रेगुलर बिकॉज इट इज है फिक्स शेप, तो क्लोजली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिकॉज इट हैज अ वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए पार्टिकल जो है वो कम आस पास रहते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा रैंडम होता है, स्पार्सली अरेंज्ड होता है। गैस इसमें तो बिल्कुल ही, मतलब कहीं भी जा रहा है पार्टिकल्स, कुछ नहीं पता, कोई किसी को कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे। ठीक है। फ्लूइडिटी, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। ठीक है, बिकॉज इट हैज अ फिक्स शेप, सो इट कैन नॉट फ्लो, राइट। उसका एक पर्टिकुलर एक शेप होता है, वो ऐसे नहीं फैल जाएगा, है ना, मेरा पेन ये ऐसे नहीं फैल जाएगा। ओके। लिक्विड की अगर हम बात करें, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, मतलब जहां पे ज्यादा लिक्विड है, वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। ऑफ कोर्स, जहां पे कुछ है ही नहीं, वहां से कहाँ फ्लो करेगा, राइट। तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है। गैसेस दे फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है। तो हम फ्लूइड अगर हम बात करते हैं ना, व्हेन द टर्म फ्लूइड इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेस। ओके। सॉलिड के लिए मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर इज वेरी लेस स्पेस, तो मूव कहाँ करेगा, जगह ही नहीं है मूव करने की। ठीक है। लिक्विड के केस में थोड़ा ज्यादा, और गैसेस के केस में बहुत ज्यादा मूवमेंट। ठीक है, फ्री कहीं पे भी मूव कर रहा है, दैट इज द ब्राउनियन मोशन। We have already discussed that in our previous video, so please do watch that previous video also. Okay. नेक्स्ट इज द इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन। सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, एज कंपेयर टू द लिक्विड। एंड गैसेस में तो बिल्कुल ही मिनिमम होता है। देखो, मैं हवा में ऐसे हाथ चला रही हूँ, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, इतना स्पेस है, तभी हम हवा में हाथ चला पा रहे हैं ना। अदरवाइज ऐसे मैं बॉटल के ऐसे हाथ आर पार नहीं कर सकती ना, बिकॉज इट इज हार्ड, राइट। इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है।
डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड में मीडियम है, गैसेस में उससे भी कम डेंसिटी होता है। ऑलराइट, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ऑफ कोर्स, बिकॉज द पार्ट इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल। ओके, लिक्विड के केस में इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन ऑफ कोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, मीडियम होता है, डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, एंड गैसेस के केस में इट इज मैक्सिमम। ओके, so diffusion we have already discussed it in the previous video, so please again do watch the previous video. All right, so please now you can take a note of this chart. Okay, it's a very very important chart. All right, चलो let's move on. Now this girl is asking, क्या पूछ रही है ये देखो, does the matter change its state? क्या ये जो मैटर हमने डिस्कस किए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, थ्री स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं, क्या ये अपने खुद स्टेट्स को खुद को चेंज भी कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, मेरे को बताओ जरा, क्या कर सकते हैं? क्या सॉलिड कभी लिक्विड बन जाएगा, कभी गैस बन जाएगा, या फिर गैस सॉलिड बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? इट इज पॉसिबल। कैसे हो सकता है? देखो, अभी तो समर्स आ गए हैं, तो सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं बर्फ डाल के, राइट? तो अब उसमें बर्फ जब डालते हैं तो आपने कभी देखा है कि वो बर्फ मेल्ट हो जाता है, बाहर फ्रिज से बाहर लाते ही कुछ टाइम बाद बाद वो पिघलने लगता है, वो फिर पानी बन जाता है। और अगर हम आइस जमाना चाहे तो फिर हम उसको फ्रीज में करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं? हम उसको ठंडा कर रहे हैं या फिर गर्म कर रहे हैं, है ना? तो देखो, सॉलिड को अगर हम जब हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। जैसे हम आइस क्यूब्स को जमाते हैं, क्या करते हैं? हम ठंडा करते हैं ना, राइट? सॉलिड बन जाता है, पानी सॉलिड बन जाता है, आइस आइस बन जाता है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर, है ना? हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। सो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट्स। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर से नहीं होता, एक और चीज से होता है, प्रेशर से भी होता है। So let's discuss this. Factors affecting the change of states. Okay, what are the factors? First is the temperature. So when we are increasing the temperature, so those particles gain the energy, है ना? उनको एनर्जी आ गई बहुत ज्यादा। कौन सी वाली एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आ गई तो क्या होगा? सबको मस्ती आ जाएगी, है ना? सब मस्ती करेंगे, सारे पार्टिकल्स इधर उधर घूमेंगे। सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट इंक्रीज, पार्टिकल्स आर गेनिंग दैट एनर्जी, सो इट इज इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। ओके, एंड दैट्स व्हाई we can see a new state। ठीक है, change in state। ऑलराइट, तो सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स हैज डिक्रीज्ड। तो सॉलिड अब क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि हम इस चार्ट में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, गैस में और भी कम है, तो हम उसको और हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? फिर से गैस बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ऐसे ही उल्टा, अगर हम ठंडा करेंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, बिकॉज तब उल्टा हो रहा है ना? when we are decreasing the heat, the kinetic energy is also decreasing, so force of attraction जो है वो increase हो रहा है। ठीक है, एक और होता है चेंज इन effects of the change in pressure. So when we are applying the pressure, the particles जो है they are getting closer। हम सारे पार्टिकल, जैसे इस रूम में मान लो जितने भी एयर है, अगर मैं इसे प्रेशर अप्लाई करूंगी तो क्या होगा? सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे।
तो पास पास आ जाएंगे तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राई आइस होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्ट हम लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, और ये कैसे कैसे क्या क्या स्टेट्स चेंज होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो यू कैन सी थ्री स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब इनके कुछ टर्म्स है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से जब सॉलिड में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, देन लिक्विड से अगर गैस में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, एंड गैस से अगर लिक्विड में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। अब सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में हो रहा है, मतलब लिक्विड वाला बीच में आया ही नहीं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था कि ये तो बीच में लिक्विड आता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्टिकल्स को ना बहुत जल्दी मची होती है, एकदम से मस्ती सोची होती है उनको, एकदम से मस्ती करने की, हम तो भाई दूर दूर जा चले जाएंगे सारे, तो वो लिक्विड स्टेट्स में आते ही नहीं। ओके, वो डायरेक्ट गैस बन जाएंगे, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। एंड गैस से जब डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन होता है, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, इसमें भी लिक्विड स्टेट नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। So first let's discuss about the deposition. So deposition, as we have already discussed, that the transition of the matter from gas to solid states directly on cooling, like on changing the temperature, हम उसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड स्टेट्स नहीं आता, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट्स, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल ऑफ यू। एन एग्जांपल होता है जो फ्रॉस्ट, सॉलिड फ्रॉस्ट, या फिर जो स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल के टाइम पे इफ यू हैव सीन द स्नोफॉल, तो स्नोज जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड, यू नो दैट इज ऑल्सो द डिपोजिशन प्रोसेस, डायरेक्टली सॉलिड से सॉरी गैस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। that is the deposition. Okay, so solid frost कैसे बन रहा है? When a surface of the leaf is at temperature lower than the freezing point of water and the surrounding air is humid. तो आसपास moisture है, but जो leaf का जो surface है वो काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, मेनली विंटर्स के टाइम पे या फिर हिली एरियाज में होता है, वो सरफेस ठंडा हो जाता है, तो जो आसपास के जो मॉइस्चर है, water vapors है, that directly converted into the frost. Okay, that is the deposition. All right, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, why do mothballs disappear over the time? What is mothballs? mothballs देखो सबके घर में होंगे, बेसिकली दैट इज अ नैप्थलीन। ओके, जो कपड़ों के बीच में भी हम लगाते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना आए क्लॉथ्स में, दैट इज द मॉथ बॉल्स, और वी कैन से द नैप्थलीन बॉल्स। ओके, तो अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो वो पहले हम मार्केट से जब परचेज करके लाते इतना साइज होता है, धीरे 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 वो छोटा 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 और छोटा हो जाता है, बिल्कुल फिर तो गायब ही हो जाता है, वैनिश, है ना, अपने आप ही। ये क्यों होता है? अगेन, सो यहाँ पे देखो सॉलिड, वो दैट वाज द सॉलिड, ठीक है। अब वो डिसअपियर हो गया, तो क्या हो गया, लिक्विड तो आया ही नहीं बीच में, इट कन्वर्ट्स इनटू गैस, है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, sublimation is happening. Okay, so sublimation is the conversion of any matter from solid to the gaseous states without becoming the liquid. Okay, the best example is the mothballs, ठीक है। dry ice भी होता है, okay, that is also the example of sublimation, ठीक है। कैम्फर भी होता है भरपूर, ठीक है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस इज द सब्लिमेशन। ओके, तो चलो एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं उसमें, ठीक है, अबाउट सब्लिमेशन। ओके, लेट्स सी दिस। Time to experiment. You will need a china dish, watch glass, sand and naphthalene mixture, funnel, tripod stand, spatula,
Bunsen burner, wire gauze, cotton. Put the mixture of naphthalene and sand in a china dish. Place the china dish on a wire gauze that is placed over a tripod stand. Cover the china dish with an inverted glass funnel and plug in a little cotton at the opening of the stem of the funnel to collect the fumes of the sublimating substance. On heating the mixture in the china dish, white fumes evolve and rise inside the funnel. Stop heating when the white fumes stop rising and allow the funnel to cool. After cooling, remove the funnel from the china dish and using a spatula, transfer the solid naphthalene sticking on the walls of the funnel into a watch glass. The sand will be left in the china dish. So you recognize these tiny balls? These naphthalene balls are more commonly known as mothballs. They are used to prevent the presence of insects. ओके नाइस वीडियो. सो लेट्स सी इसमें हमने क्या किया है. हमने इस एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली एक ऐसे हमने फ्लास्क ले लिया. ठीक है. यहाँ पे हमने कुछ नैप्थलीन बॉल्स रखे, इसको हमने कवर कर दिया, ऊपर कॉटन लगा दिया. ठीक है. नाउ वी आर हीटिंग दिस. सो व्हेन यू आर हीटिंग दिस, ये इवापोरेट हो जाएंगे, लाइक नॉट इवापोरेट, सॉरी, लाइक ये गायब हो जाएंगे और ये गायब होके यहाँ पे चिपक जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे ऊपर. ठीक है. हम इसको अब ठंडा करेंगे. व्हेन वी आर कूलिंग दिस डाउन, अब ये यहाँ पे सेटल हो गए. राइट. सो सॉलिड हैज कन्वर्टेड इनटू द गैस. ये यहाँ से फ्यूम्स रिलीज होने वाले थे, बट वी कैन कवर दिस अप so that the fumes do not escape, and then we can let this complete setup cool down. Okay. When this complete setup will cool down, again ये यहाँ पे deposit हो जाएंगे. इसको हम बाद में निकाल सकते हैं. तो जो naphthalene balls थे वो पहले सब्लिमेशन हुआ, उसका फ्यूम्स बन गए, हीट अप किया, तो उसके बाद फिर से ठंडा किया, तो फिर क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया. ठीक है. सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. ठीक है. सो फ्रीजिंग इज द फेज ट्रांजिशन वेयर लिक्विड इज टर्निंग इनटू सॉलिड. ठीक है. लिक्विड सॉलिड बन रहा है व्हेन इट्स टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. इसको हमेशा याद रखना. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट होता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें बेसिकली सॉलिड इज, सॉरी, लिक्विड इज टर्निंग इनटू द सॉलिड. ठीक है. दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट. बेसिकली जो हम बर्फ जमाते हैं, आइस क्यूब्स जमा रहे हैं, तो वो क्या है, वी आर freezing that. Okay. For water it is 0 degree Celsius, and for other liquids it will be different. Okay. Now next is the melting. इसको फ्यूजन भी बोलते हैं. ये बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रीजिंग का. पहले हम क्या कर रहे थे, लिक्विड से सॉलिड कर रहे थे, अब हम सॉलिड से लिक्विड करेंगे. ठीक है. सो melting is the process in which the transition is happening from solid to liquid state when we are providing heat to that matter. Okay. Again, melting point of water is, like melting point of ice is 0 degree Celsius. ठीक है. तो वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है. ऑलराइट. ऑलराइट. सो मूविंग ऑन नाउ, नेक्स्ट. नाउ अब समर्स आ गए हैं, तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने स्टार्ट कर दिए होंगे सब लोग, है ना. तो जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, उसके बाहर ऐसे देखा है आप लोगों ने ये चीज, ये ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, नहीं. थोड़ा टाइम हम उसको बाहर रखते हैं तो वो पूरा गीला हो जाता है. सो फ्रॉम वेयर दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम, कहाँ से आते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स, एनी आइडिया, कहाँ से आते हैं. हमने तो नहीं गीला किया उसको, है ना. हम तो सिर्फ, पानी तो इसके अंदर है, जो कोल्ड ड्रिंक है, लिक्विड इज इनसाइड द बॉटल. बाहर से कैसे आ गए पानी के ड्रॉपलेट्स. Okay, so let's see, let's check out the answer. So basically बाहर क्या है, water vapors है ना. अंदर क्या है, liquid है, which is the Coca-Cola or any cold drink. Outside क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे water vapors are present. ठीक है. which is the gaseous state. Okay. अब हमने जब ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हमने रखा, तो that is क्या, ठंडा, मतलब
टेम्परेचर कम है ना? तो टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद दैट लो टेम्परेचर, तो वहां पे हो जाता है कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर्स का, एंड द वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज द वाटर। ठीक है, तो ऊपर हमारे यहाँ से ऐसे पानी आ जाता है। ठीक है, सो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हाउ डू क्लॉथ्स ड्राई अंडर द सनलाइट? देखो समर्स, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कब वो इजीली सूखता है? समर्स में, रेनी सीजन में, या फिर विंटर सीजन में? कब इजीली सूखता है? समर्स में, राइट? ठीक है, और कब बहुत मुश्किल होता है सूखने में? बहुत ज्यादा मुश्किल। रेनी सीजन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि कभी भी बारिश आ रही है वैसे ही कपड़े गीले हो जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। विंटर्स में उससे कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, मतलब सूख जाता है फिर भी। ठीक है, टाइम लगता है बट सूख जाता है। रेनी सीजन में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, विंटर्स में भी डिपेंड करता है आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। ओके, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया, क्योंकि अगर हिली रीजन्स में चले जाए तो वहां पे और ज्यादा टाइम लगेगा सूखने में, राइट? तो बेसिकली देखा जाए तो समर्स में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, है ना? धूप निकलेगी अच्छी खासी और ऐसे एक डेढ़ घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये सूखते कैसे हैं, कैसे सूख जाते हैं कपड़े? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। इसमें जो पानी है, कपड़ों में जो पानी है, वो क्या हो गए? वेपर बन गए। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड is changing into the gaseous state below the boiling point, that is called as the evaporation। ठीक है, अभी बॉइलिंग पॉइंट पे हम अभी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल नहीं हो रहा है पानी, सिर्फ इवापोरेट हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से गैस बन गया तो कपड़े सूख गए। यहाँ पे भी देखो, सुबह सुबह जैसे ओस पड़ती है बट वो थोड़ा जब धूप निकलती है तो ओस भी खत्म हो जाती है, ड्यू ड्रॉप्स खत्म हो जाता है, तो ये भी क्या है? इवापोरेशन है ना? हम अगर किसी बर्तन में बाहर पानी रख दे तो वो भी क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कम हो जाता है, उसका लेवल डाउन हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन था कि समर्स में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, विंटर्स में क्यों नहीं सूखते? तो ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे देखो पिक्चर में, कुछ आइडिया लगाओ इससे। देखो यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है और अच्छी खासी धूप भी है ना? सो व्हाट डिसाइड्स द रेट ऑफ इवापोरेशन? So there are different factors which affect the rate of evaporation. क्या क्या है? फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकेंड इज सरफेस एरिया, थर्ड इज ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज द विंड स्पीड। ओके, सो यू कैन प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा? हाई हो जाएगा। ओके, इवापोरेशन इज हाई। टेम्परेचर अगर कम लो है तो इवापोरेशन रेट भी हो जाएगा लो। यहाँ पे देखो धूप इधर पड़ रही है तो इस वाले में इवापोरेशन रेट क्या है? हाई है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन रेट विल बी हाई। यहाँ पे देखो पानी पूरा फैला हुआ है तो यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन हाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मोर सरफेस एरिया। यहाँ पे हमने एक कटोरी में या एक बर्तन में हमने पानी रखा हुआ है तो यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है मेनली मॉनसून के सीजन में। ठीक है, बाकी टाइम पे भी होता है बट मॉनसून के सीजन में, रेनी सीजन में इट इज लाइक टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा होगा? जैसे इस केस में हमने इसको क्या किया, ढक दिया, जार से ढक दिया। ठीक है, तो अब इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा लो। सो व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो बिकॉज पानी इवापोरेट होके जाएगा कहाँ? है ना, जो वाटर वेपर्स है, इट बिकॉज एटमॉस्फेयर में देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, तो स्पेस ही नहीं है ना, तो रेट ऑफ इवापोरेशन तब लो हो जाता है। इसलिए
रेनी सीजन में बिकॉज देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, सो कपड़े सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. ओके, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन गेट्स हाई. विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो हवा अगर बहुत तेज चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा. अगर हवा नहीं चल रही या फिर बहुत स्लो चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा. ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. यू कैन टेक द नोट ऑफ दिस. ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. Rate of evaporation increases with increase in the surface area. Rate of evaporation increases with increase in the wind speed. But in case of humidity, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है. Rate of evaporation decreases with increase in humidity. Okay? Alright. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Now सबने पानी तो उबाला ही होगा, है ना? चाय तो बनाई ही होगी, या फिर दूध तो पिया ही होगा, बॉईल किया ही होगा घर पे. ठीक है, तो what will happen if we continue to provide heat to the water? जैसे हमने अभी पढ़ा था इवापोरेशन. इवापोरेशन कैसे हो रहा है? दिस इज द प्रोसेस व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द लिक्विड below the boiling point and water is getting converted into water vapor. That is the evaporation. But what will happen अगर हम below the boiling point ना करें और हम बस heat provide करते रहे, बहुत ज्यादा heat up करते रहे, तो पानी में ऐसे बबल्स आने लगेंगे. तब हमको पता चलेगा कि बॉइलिंग हो गई शुरू. ठीक है, तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस व्हेन again liquid is converting into water vapor only, but at the boiling point, and that is 100 degrees celsius for the water. ठीक है, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा और ये बन जाएगा क्या? स्टीम. ओके, सो दिस इज बॉइलिंग. तो एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन. ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस चार्ट. तो बॉइलिंग occurs at a fixed temperature. For water it is 100 degrees celsius. Evaporation occurs at any temperature below the boiling point. यहाँ पे लिख लेना, any temperature below boiling point. ठीक है, बॉइलिंग इज अ वेरी क्विक प्रोसेस. ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है. बेसिकली व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, द पार्टिकल्स आर गेटिंग मोर काइनेटिक एनर्जी, सो द इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. ठीक है, वो डिक्रीज हो गया. सो दैट्स व्हाई ये जो पार्टिकल्स है, यू कैन सी दीज आर मूविंग वेरी रैंडमली, है ना? बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं. बबल्स आ रहे हैं. बबल्स क्यों आ रहे हैं, बाय द वे? वन क्वेश्चन इज हियर. ओके, बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? अभी अभी इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तभी इसमें आपको यहाँ पे इतना ज्यादा मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है ना? ब्राउनियन मोशन. ओके, बबल्स इसलिए आ रहे हैं कि वाटर में एयर भी होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट? वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आल्सो, राइट? सो दैट air, that oxygen is trying to escape because it is getting heat, it is getting more kinetic energy, right? So now that is trying to escape out, तो इसमें इसलिए bubbles formation होता है. Clear है? So boiling is a quick process, evaporation is a slow process. Boiling takes place liquid में होता है, evaporation takes place only on the surface. मतलब ऊपर ऊपर से जो ऊपर का पानी है वही इवापोरेट होगा, बट बॉइलिंग में पूरे लिक्विड में ही आप देख सकते हो कि पूरे लिक्विड में ही कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, इवापोरेशन में नो बबल्स कैन बी सीन. बॉइलिंग temperature remains the constant, that is 100 degrees celsius for water. Evaporation temperature may change, कुछ भी हो सकता है below the boiling point. ठीक है, boiling heat supply by energy source, so there is a like proper energy sources required because more amount of heat is required, whereas in case of evaporation heat is supplied by the surroundings. ठीक है, आसपास जो भी हीट है उसी में इवापोरेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन नाउ. एक और कॉन्सेप्ट है
अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अ, अगर आइस को मेल्ट करना होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा पानी है, सॉरी आइस है, बहुत सारे हमने आइस क्यूब्स ले लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थर्मोमीटर लगा दिया। ऑल राइट, यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया। नाउ हम क्या करेंगे, वी विल रीड द रीडिंग्स, ऑब्जर्व द रीडिंग्स इन द थर्मोमीटर। ओके, तो आइस क्या होगा, because it is outside the refrigerator, it is get absorbing the heat. When it is absorbing the heat, तो क्या होगा, मेल्ट होगा, राइट right? और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यू कैन नोटिस दैट ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा थर्मोमीटर, मतलब ये मेल्ट तो हो रहा है, यहाँ पे पानी पानी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट हो रहा है। सपोज एक आइस मेल्ट हो गया आपका, आइस क्यूब मेल्ट हो गया, पानी पानी थोड़ा कलेक्ट हो गया, बट स्टिल इट इज देयर इन द 0 डिग्री सेल्सियस, ये राइज ही नहीं हो रहा। भाई ऐसा क्यों, जब मेल्ट हो रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग हीट, हम यहाँ पे हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आग लगा दो, ठीक है, हम continuously हम we are providing heat, but still the temperature remains at the 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट कहाँ गया, खो गया, कौन चुरा के ले गया इस हीट को, तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, दैट मीन्स छुपा हुआ हीट, ठीक है, दैट मीन्स द हीट विच इज हिडन, ठीक है, हिडन हीट, हिडन हीट, छुपा हुआ, ये हीट कहाँ गया, क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग। तो बेसिकली क्या होता है, ये टेम्परेचर कब तक राइज नहीं करेगा, कोई तो लिमिट होगी, ऐसा तो नहीं ना कि मतलब हमेशा 0 डिग्री ही रह जाएगा, ऐसा तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या है, बेसिकली the temperature will remain at the 0 डिग्री सेल्सियस until and unless all the ice cubes melt completely, ठीक है, मतलब अगर जब तक कि ये सारे जितने भी आइस क्यूब्स हैं सारे मेल्ट ना हो जाए, तब तक यहाँ पे जो रीडिंग है वो 0 डिग्री ही शो करेगा। मान लो इतू सा भी आइस, थोड़ा सा भी आइस रह गया, तब भी वो 0 डिग्री रीडिंग शो करेगा, ठीक है। जब पूरा मेल्ट हो जाएगा, देन द टेम्परेचर विल राइज, यहाँ पे अब आएगा ऊपर ऊपर, मतलब जब तक पूरा बर्फ कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड में, तब तक ये 0 डिग्री शो करेगा। एंड इट इज एब्सॉर्बिंग द हीट ऑल्सो बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द हीट फ्रॉम हियर, so this heat is called as latent heat। तो अब आओ definition देख लेते हैं। Latent heat refers to the heat energy absorbed or released by a substance during a phase change without a change in the temperature। So phase is changing, okay, but temperature is not changing and the heat is getting absorbed, that is called as the latent heat, okay. It is the energy associated with the change in temperature, solid to liquid, liquid to gas or vice versa, rather than the change in temperature, ठीक है, सिर्फ चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो जो हमने मेल्टिंग वाला भी एग्जांपल दिया था, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आइस इज मेल्टिंग, सो दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ओके। जब सिमिलर केस में, जब मान लो ये पूरा पानी पानी हो गया, सपोज अब ये पूरा वाटर हो गया है, कोई आइस नहीं बची, वाटर हो गया है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या था हमने डिस्कस किया, व्हाट वाज द बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, बॉइलिंग पॉइंट वाज 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेम, जब ये हम वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, ये 100 डिग्री सेल्सियस है,
यहाँ पे शो तो हो रहा है, बट ये 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज? अब बताओ बताओ, फिर से बताओ, क्यों नहीं हो रहा? गेस करो, सब बच्चे गेस करेंगे। Again, because this amount of heat is used up. ठीक है, it is absorbed by the particles. अच्छा, ये particles इस heat का करते क्या है? One more question is here. ये particles इस heat का करते क्या है? So this heat energy, this latent heat is used up by the particles to decrease the interparticular force of attraction. मतलब दूर दूर भागने के लिए, it is increasing the kinetic energy, है ना, heat absorb हो रहा है तो it is increasing the kinetic energy and decreasing the interparticular force of attraction. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये वेपर्स बनेंगे यहाँ पे, है ना, तो वेपर्स बनते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक ये पूरा पानी हो ना वेपर्स, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द वेपर्स, इट विल स्टे, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, बिकॉज वेपर्स बन रहे हैं। कंडेंसेशन का वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। सेम होता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन ऑल्सो। ठीक है, आइस टू गैस, सॉरी सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड के केस में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेफिनेशन जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज दैट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है ये डेफिनेशन, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 kg of solid to get converted into liquid at atmospheric pressure and at melting point is called as the latent heat of fusion. Latent heat of vaporization is the amount of heat required by 1 kg of liquid to get converted into vapor at atmospheric pressure and at boiling point is called latent heat of vaporization. ओके, तो इसका हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स एक्सिस में हीट सप्लाइड, what like how much the heat we are supplying, and y axis में temperature, increasing temperature। ठीक है, तो पहले हमने बर्फ लिया, ठीक है, आइस लिया हुआ है, तो आइस we are supplying the heat, तो when we are supplying the heat temperature is increasing, all right, melting start हो चुका है थोड़ा थोड़ा, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। मान लो कि ये था -10 डिग्री सेल्सियस में आइस था, ठीक है, तो -10 से अब ये कहाँ आ गया, यहाँ लिखते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस में आइस था। ऑलराइट, अब ये आ गया यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक। सो व्हेन इट रीचेस द 0 डिग्री सेल्सियस, you can see the graph is like parallel to the x-axis, है ना, it is horizontal to the x-axis, that means the temperature remains the constant। ठीक है, यहाँ पे आके पूरा ये पूरी तरह से आइस मेल्ट हो चुका है, और जब आइस मेल्ट हो गया तो अब फिर से टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ये कहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, then again the graph remains the constant and liquid is turning, एक बीच में एक पॉइंट आता है जब liquid is turning into the gas। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा latent heat of fusion and this is the latent heat of vaporization। So this is how we can plot the graph। okay, this is also important for you, you can take a note of this। all right, चलो इतने सारी हमने बातें कर ली, अब एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप लोगों से। At 0 डिग्री सेल्सियस which will have more energy, वाटर या फिर आइस पार्टिकल्स? 0 डिग्री सेल्सियस में किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, पानी के पास या फिर आइस पार्टिकल्स के पास? बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। मैं तो बता ही दूंगी आंसर, है ना, बट खुद भी सोचो। सो आइस, सी, आइस में, आइस का क्या टेम्परेचर था, 0 डिग्री। आइस का अगर हम टेम्परेचर ले, जो फर्स्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, लाइक वी कैन अज्यूम दैट इट वाज लाइक 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10, इतने टेम्परेचर को हमने आइस क्यूब्स लिया है। ठीक है, आइस क्यूब्स है। अब वी आर प्रोवाइडिंग हीट, है ना,
हमने इसमें क्या किया, सपोज हम इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट अगर हम मान ले कि इसमें एनर्जी कितनी थी, एनर्जी मान लो जो जब ये 10 डिग्री सेल्सियस में था, एनर्जी एनर्जी कितनी थी, कुछ भी मान लो आप, मान लो कि जीरो था, जीरो एनर्जी था, इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। अब हमने हीट प्रोवाइड किया तो एनर्जी कितनी हो गई, सपोज 10 यूनिट की एनर्जी प्रोवाइड की हमने, 10 यूनिट, ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, 10, राइट। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, वाटर में, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, इट इज इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। तो ये एनर्जी उसमें इंक्रीज हो गया और तब मेल्टिंग पॉइंट आया, ठीक है, latent heat of fusion हुआ, then it starts to melt and then it gets converted into the water. So that means the water is having more energy than the ice because it is containing that energy of the latent heat also. वो एनर्जी भी absorb हुआ है, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, प्लस इसमें लेटेंट हीट का भी एनर्जी ऐड कर दो, ठीक है, तो कितने हो गए, 20 यूनिट हो गए इसमें, ठीक है। तो वाटर इज हैविंग द मोर एनर्जी, ओके। सेम थिंग अगेन, वन मोर क्वेश्चन, एट 100 डिग्री सेल्सियस विच विल हैव मोर एनर्जी, वाटर और द स्टीम। तो यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में वी आर प्रोवाइडिंग मोर हीट, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें हम बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी, तो स्टीम विल हैव द मोर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है दैट लाइक बर्निंग, जब हाथ जल जाता है तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा बर्निंग होगा, उससे ज़्यादा डैमेज होगा, या फिर स्टीम एट द 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा डैमेज होगा हमारे स्किन को, स्टीम से ज़्यादा डैमेज होगा, ओके, इट विल कॉज मोर बर्निंग इफेक्ट बिकॉज इट हैज़ मोर एनर्जी, क्लियर, ऑल राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। अब हम थोड़ा प्रेशर की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज स्टेट ऑफ चेंज में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, बोथ आर द फैक्टर्स विच कॉजेस change in the states, right? So effects of change of pressure on the matter. तो देखो, सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसमें पार्टिकल्स are already like very close to each other, they don't have any space, solids में like very negligible space are there, like that chart, you know, remember that chart, okay। तो but gas के केस में क्या होता है, गैस के केस में particles are like move far away from each other and they have a lot of space in between them, ठीक है। तो हम अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैसेस में तो हम क्या कर रहे हैं, basically we are trying to make those particles comes closer to each other, वो सारे अब पास पास आ जाएंगे, राइट। तो पास पास आ जाएंगे, हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। अब जब पास पास आएंगे तो ये हीट अप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज आर कमिंग क्लोजर, सो ये थोड़ा गर्म हो जाता है, इट रिलीजेस द हीट एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको थोड़ा कूल डाउन भी करना पड़ता है, ठीक है, कूल भी करना पड़ता है इसको, ठीक है, वी डिक्रीज द टेम्परेचर। सो बेसिकली हम इसको जब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर, all right, because heat is released in this process, so that's why we are decreasing the temperature also, so that to maintain that structure, ठीक है। एंड जब पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ गए, क्योंकि और जैसे लिक्विड्स में होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। So when we are increasing the pressure, we can convert a gas. When we are increasing the pressure and decreasing the temperature, gas is converted into liquid form, ठीक है। तो you can see this, the state of matter of a substance is attributed to the distance between the particles which make the substance, thus pressure is applied on the gas and temperature is decreased, okay। So it compresses the liquid when pressure is increased on the liquid and it becomes solid, तो लिक्विड बना। अब लिक्विड में भी अगर हम प्रेशर देंगे एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर।
आगे बढ़ते हैं अब. नाउ this girl is asking that does that mean dry ice will get converted into liquid first. देखो, हमने क्या पढ़ा अभी? गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, है ना? तो क्या इसका मतलब है जो ड्राई आइस है वो पहले, ड्राई आइस मीन्स द सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज द ड्राई आइस. ठीक है, हमने पहले क्या किया, CO2 को बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, उसको बिल्कुल सॉलिड बना दिया प्रेशर अप्लाई करके. ठीक है, दैट इज द ड्राई आइस. तो क्या वो पहले लिक्विड होगा और फिर सॉलिड बनेगा? क्या होगा? ठीक है, या फिर पहले मतलब लिक्विड स्टेट से जाके फिर वो गैस बनेगा ड्राई आइस? तो बेसिकली ड्राई आइस के केस में क्या होता है, ड्राई आइस द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज केप्ट अंडर द हाई प्रेशर सो दैट देयर इज नो सब्लिमेशन अकर्स. ठीक है, जैसे ही हम उसका प्रेशर रिलीज करता है, वो इतना ज्यादा मस्त है ना, उसके पार्टिकल्स मस्ती में रहते हैं कि उनको बस दूर दूर जाना है. प्रेशर में थे तो सॉलिड फॉर्म में थे, जैसे ही हमने प्रेशर रिलीज किया वो लिक्विड में आएगा ही नहीं, इट विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू द gaseous form. Okay, so that is the sublimation process which we have already discussed, right? तो वो liquid state में आएगा ही नहीं. So here we are decreasing the pressure. ठीक है, तो we can decrease the pressure and increase the temperature for the sublimation. दोनों ही हो सकता है. जैसे naphthalene के केस में हमने we were increasing the temperature in case of naphthalene or mothball, right? और ड्राई आइस के केस में वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ड्राई आइस कुछ ऐसा दिखता है. जैसे ही हमने इसको ओपन में किया तो ये कुछ ऐसे बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा. ओके, so that is the about the dry ice and about the effects of pressure on the change of state. All right students, so अभी तक अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है so please hit the like button and share this video with your friends also. Okay, and जो last class वाला वीडियो था उसको भी ज़रूर देखना. Okay, so यहीं पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चैप्टर करेंगे. Okay, so take care, have a nice day all of you. Bye bye, see you again in the next class.